अब हम इस चैप्टर का बहुत ही इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट पढ़ने वाले हैं जो कि है इलेक्ट्रिक फील्ड। इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू अ पॉइंट चार्ज। एक चार्ज कैपिटल क्यू लेते हैं और उसको वैक्यूम में रख देते हैं। अब एक दूसरा चार्ज प्लस क्यू उसके पास लाते हैं और उसको पॉइंट पी पे रख देते हैं। तो हम अपने फर्स्ट टू टॉपिक्स की पढ़ाई से जानते हैं कि इन दोनों चार्जेस के बीच में रिपल्सिव फोर्स होगा एज पर कूलम्स लॉ अगर ये दोनों पॉजिटिव चार्जेस हैं, और अट्रैक्टिव फोर्स होगा एज पर कूलम्स लॉ अगर ये ऑपोजिट साइंस के चार्जेस हैं। अभी के लिए मान लेते हैं कि दोनों पॉजिटिव चार्ज हैं। हम जानते हैं फोर्स का डायरेक्शन अवे फ्रॉम कैपिटल क्यू रहेगा। अब अगर हम स्मॉल चार्ज क्यू को हटा दें तो क्या कैपिटल क्यू चार्ज के आसपास स्पेस में कुछ भी नहीं है? अगर कुछ भी नहीं है तो फिर स्मॉल क्यू चार्ज को वहां लाने पे उस पर फोर्स कैसे लग रहा था? इस सवाल का जवाब है इलेक्ट्रिक फील्ड। इलेक्ट्रिक फील्ड मतलब वो एरिया ऑफ इन्फ्लुएंस अराउंड चार्ज कैपिटल क्यू जहां पे अगर मैं स्मॉल चार्ज क्यू लाऊं तो उस पर कोई ना कोई अट्रैक्टिव फोर्स या रिपल्सिव फोर्स लग रहा हो। अब बात आती है कि इलेक्ट्रिक फील्ड कैलकुलेट कैसे की जाती है। आइए देखते हैं। कैपिटल क्यू चार्ज के पास हम एक स्मॉल क्यू टेस्ट चार्ज लाते हैं तो हम जानते हैं कि एज पर कूलम्स लॉ अगर दोनों चार्जेस पॉजिटिव हैं तो अवे फ्रॉम कैपिटल क्यू एक फोर्स एफ लगता है। इलेक्ट्रिक फील्ड को डिफाइन किया जाता है एज फोर्स पर यूनिट चार्ज। तो यहाँ पे टोटल फोर्स अगर क्यू टेस्ट पे एफ लग रहा है तो उसको अगर हम क्यू टेस्ट से डिवाइड कर दें तो वो होती है उस पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू चार्ज कैपिटल क्यू। अब अगर हमको ये कैलकुलेट करना है तो हम फोर्स निकालते हैं। फोर्स हम जानते हैं 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इनटू Q1 Q2 कैपिटल Q और Q टेस्ट अपॉन R स्क्वायर। ये डिस्टेंस R मान लिया है और R कैप इज दिस वेक्टर। तो इलेक्ट्रिक फील्ड का वेक्टर क्या हो गया? फोर्स अपॉन Q टेस्ट, मतलब कि यहां से Q टेस्ट कैंसिल हो जाएगा तो बचा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट कैपिटल Q बाय R स्क्वायर R कैप। R को एक वेरिएबल वेक्टर मान लीजिए। ऐसे कई सारे पॉइंट्स हो सकते हैं, सबका अगर मैं R कैप निकाल लूं तो इलेक्ट्रिक फील्ड का जनरल फॉर्मूला आ गया KQ बाय R स्क्वायर R कैप। R कैप का मतलब क्या है? अगर मैं कोई स्मॉल क्यू टेस्ट चार्ज रखता हूं कैपिटल क्यू के आसपास तो अवे फ्रॉम कैपिटल क्यू उस पे फोर्स लगेगा और वो डायरेक्शन उस पॉइंट के R वेक्टर के डायरेक्शन में होगा। अब अगर इलेक्ट्रिक फील्ड की यूनिट की बात करें तो हमने देखा कि वो फोर्स अपॉन चार्ज होता है, मतलब कि न्यूटन पर कूलम या फिर वोल्टेज पर मीटर। डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड इज अलोंग द फोर्स ऑन द टेस्ट चार्ज। इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन सेम एज डायरेक्शन ऑफ फोर्स रहता है। फॉर अ पॉजिटिव चार्ज द इलेक्ट्रिक फील्ड विल बी डायरेक्टेड रेडियली आउटवर्ड्स। हम जानते हैं कि हम ये स्मॉल टेस्ट चार्ज किस भी डायरेक्शन में कैपिटल क्यू के पास लाएं तो अवे फ्रॉम कैपिटल क्यू फोर्स लगेगा। इसलिए हम कह सकते हैं कि कैपिटल क्यू की इलेक्ट्रिक फील्ड रेडियली आउटवर्ड्स है। If the source charge is negative, the electric field vector at each point points radially inwards. अब अगर हमारा कैपिटल क्यू चार्ज नेगेटिव है और उसके पास हम कोई पॉजिटिव क्यू टेस्ट चार्ज लाते हैं तो हम जानते हैं कि कूलम्स लॉ के हिसाब से वो अट्रैक्ट होगा। इसलिए इलेक्ट्रिक फील्ड अराउंड द नेगेटिव चार्ज इज रेडियली इनवर्ड्स। आइए कॉन्सेप्ट टेस्ट देखते हैं। द मैग्नीट्यूड ऑफ इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स experienced by a charge of 1 into 10 की power minus 6 coulomb is 1.5 into 10 की power minus 3 Newton. Find the magnitude of the electric field at the position of the charge. हमको एक चार्ज पे लगने वाला फोर्स दिया गया है। हमने फॉर्मूला अभी इलेक्ट्रिक फील्ड का पीछे पढ़ा। वीडियो को यहाँ पे पॉज करें, सवाल खुद ट्राई करें। आइए सॉल्यूशन देखते हैं। हम जानते हैं F वेक्टर बराबर Q इंटू E होता है। यहाँ पे हमको किसी भी चीज का डायरेक्शन नहीं दिया तो हम डायरेक्शन इग्नोर कर सकते हैं। तो मतलब मैग्नीट्यूड ऑफ F बराबर Q इंटू मैग्नीट्यूड ऑफ E। F की वैल्यू यहाँ पे रखते हैं और चार्ज की वैल्यू यहाँ पे रखते हैं तो हमारे पास E की वैल्यू आ जाती है 1.5 इंटू 10 की पावर 3 न्यूटन पर कूलम। आइए अब एक एग्जाम्पल देखते हैं। A water droplet of mass 10 milligram and having a charge of 1.5 into 10 की power minus 6 coulomb stays suspended in a room. What is the magnitude of electric field in the room and what is the direction? यहाँ पे की बात ये है कि stays suspended, मतलब कि water droplet का मास है 10 मिलीग्राम,
वो हवा में क्यों सस्पेंडेड है? वो इसलिए सस्पेंडेड है क्योंकि डाउनवर्ड ग्रेविटेशन फोर्स को कैंसिल करने वाला कोई और फोर्स उस पर लग रहा है। अब अगर उस पर कुछ चार्ज है और रूम में कुछ इलेक्ट्रिक फील्ड है तो हम मान सकते हैं कि अपवर्ड्स इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स कुछ लग रहा होगा उस पे, जो कि उसके डाउनवर्ड वेट को, जो m इंटू जी आता है, उसको कैंसिल कर दे रहा है। तो इक्विलिब्रियम होने के लिए mg इक्वल टू QE, डाउनवर्ड ग्रेविटेशनल फोर्स इक्वल टू अपवर्ड इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स। ये हो गया इसका फ्री बॉडी डायग्राम। mg इक्वल टू QE अप्लाई करते तो हमारे पास E की वैल्यू आ जाती है 66.67 न्यूटन पर कूलम इन द अपवर्ड डायरेक्शन। CV2, इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू मल्टीपल चार्जेस। हमने कूलम्स लॉ वाले केस में फोर्सेस ड्यू टू मल्टीपल चार्जेस निकाला था, उसी तरीके से हम इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू मल्टीपल चार्जेस निकालते हैं। फॉर एग्जांपल, इस केस में इलेक्ट्रिक फील्ड इज द वेक्टर सम ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड्स एट द पॉइंट ड्यू टू इंडिविजुअल चार्जेस। अगर मल्टीपल चार्जेस हैं और आपको किसी एक पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड निकालनी है, तो जिस तरीके से हम मल्टीपल चार्जेस के इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स को कूलम्स लॉ से कैलकुलेट करके वेक्टर एडिशन करते थे, उसी तरीके से हम इलेक्ट्रिक फील्ड का भी वेक्टर एडिशन करते हैं। तो इस केस में इलेक्ट्रिक फील्ड एट पॉइंट P इन दिस डायग्राम विल बी वेक्टर सम ऑफ E1 से लेके E4 तक। E1, वेक्टर E1 ये रहा, मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड एट पॉइंट P ड्यू टू चार्ज 1। वेक्टर E2 मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड एट पॉइंट P ड्यू टू चार्ज 2। E3 वेक्टर मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड एट पॉइंट P ड्यू टू चार्ज 3। इसी तरह से E4 वेक्टर। अब इंडिविजुअली हमको इन सब की वैल्यूज लिखनी है, तो हम लिखते हैं E वेक्टर एट पॉइंट P इक्वल टू KQ1 by R1 स्क्वायर R1 cap, KQ2 by R2 square R2 cap plus KQ3 by R3 square R3 cap plus KQ4 by R4 square R4 cap। आइए इस कॉन्सेप्ट पर एक सवाल देखते हैं। 2 point charges QA 3 microcoulomb and QB minus 3 microcoulomb are located 20 centimeters apart in vacuum. What is the electric field at the midpoint O of the line AB joining the two charges? इस सवाल का डायग्राम बनाएं और खुद ट्राई करें। आइए सॉल्यूशन देखते हैं। हमारा डायग्राम कुछ ऐसा बनेगा। ये है पॉइंट ए, ये है पॉइंट बी, चार्ज ए, चार्ज बी, लाइन ए बी, मिड पॉइंट ओ। इलेक्ट्रिक फील्ड एट ओ विल बी वेक्टर सम ऑफ ई ए एंड ई बी। हम देखते हैं ई ए मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड एट पॉइंट ओ ड्यू टू चार्ज क्यू ए एंड ई बी मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड एट पॉइंट ओ ड्यू टू चार्ज क्यू बी। AB की लेंथ दी है 20 सेंटीमीटर मतलब 0.2 मीटर्स एंड OA इक्वल टू OB हो जाएगा। सिंस O मिड पॉइंट है तो AB बाय 2 होगा, जो कि आएगा 0.1 मीटर। ये लेंथ 20 सेंटीमीटर्स है तो ये होगी 10 सेंटीमीटर्स। ये वेक्टर होगा KQA अपॉन OA का स्क्वायर अलोंग AB। EA वेक्टर, QA पॉजिटिव चार्ज है तो O पे रेडियली आउटवर्ड मतलब कि अलोंग AB इलेक्ट्रिक फील्ड लगेगी एंड उसका मैग्नीट्यूड होगा KQA अपॉन OA का होल स्क्वायर। ये कैलकुलेट करने पे आएगा 270 न्यूटन पर कूलम अलोंग AB। सिमिलरली आप OB कैलकुलेट कर सकते हैं तो वो भी आएगा 270 न्यूटन पर कूलम अलोंग AB। यहाँ पे आप देख सकते हैं डायरेक्शन इसका अलोंग AB है क्योंकि B एक नेगेटिव चार्ज है, तो मतलब इसकी इलेक्ट्रिक फील्ड रेडियली इनवर्ड होगी, तो O पे भी ये टुवर्ड्स B जाएगा। तो दोनों इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन सेम आ गया है। हम इनका वेक्टर एडिशन करके देखते हैं क्या होता है। तो टोटल इलेक्ट्रिक फील्ड इन दोनों का सम आ जाएगा, जो कि होगा 540 न्यूटन पर कूलम अलोंग डायरेक्शन AB। आइए क्विज सॉल्व करते हैं। 2 charges 10 microcoulomb and minus 10 microcoulomb are placed at point A and B separated by a distance of 10 centimeters. Find the electric field at a point P on the perpendicular bisector of AB at a distance of 12 centimeters from its middle point. A और B दो पॉइंट है, उनका डिस्टेंस 10 सेंटीमीटर है। आपको AB का परपेंडिकुलर बाइसेक्टर बनाना है और उस परपेंडिकुलर बाइसेक्टर पे AB के मिडिल पॉइंट से 12 सेंटीमीटर आगे जाना है और उस पॉइंट P पे आपको रिजल्टेंट इलेक्ट्रिक फील्ड निकालनी है। इसका डायग्राम बना के इस सवाल को ट्राई करें। आइए सॉल्यूशन देखते हैं। हमारा डायग्राम कुछ ऐसा बनेगा। आइए इसको एक बार समझ लेते हैं। सबसे पहले हम ABP ट्रायंगल देखते हैं। इसमें AB की लेंथ 10 सेंटीमीटर है,
ये है सी इनका मिडिल पॉइंट, इस पे हमने परपेंडिकुलर बाइसेक्टर बनाया है और पीसी की लेंथ 12 सेंटीमीटर हमको बताई गई है। सबसे पहले हम एपी और बीपी लेंथ निकालते हैं, क्योंकि हमको पी पॉइंट पे इन दोनों चार्जेस से इलेक्ट्रिक फील्ड निकालनी है, तो पी पॉइंट का हमको दोनों चार्जेस से डिस्टेंस चाहिए होगा। एपी इक्वल टू बीपी इक्वल टू 5 स्क्वायर प्लस 12 स्क्वायर का रूट। आप ये देख सकते हैं, ये पाइथागोरस थ्योरम राइट एंगल ट्राइंगल पे लगाएंगे तो ये 12 है, ये 10 का आधा 5 है, तो ये आ गया 13 सेंटीमीटर्स। सिमिलरली सिंस ये आइसोसेलेस ट्रायंगल है तो बीपी भी आ गया 13 सेंटीमीटर्स। अब इलेक्ट्रिक फील्ड एट पॉइंट पी ड्यू टू चार्ज ए को हम ई ए बोल रहे हैं, तो वो इस डायरेक्शन में जाएगा, क्योंकि पॉइंट चार्ज से इलेक्ट्रिक फील्ड रेडियली आउटवर्ड होता है, मतलब अवे फ्रॉम चार्ज ए होगा। तो ये हम निकालते हैं के क्यू बाय आर स्क्वायर, यहाँ पे हम रखते हैं तो आता है 5.3 इंटू 10 की पावर 6 न्यूटन पर कूलम अलोंग एपी, इस डायरेक्शन में। सिमिलरली ई बी निकालेंगे। अब बी एक नेगेटिव चार्ज है, आप देख सकते हैं -10 माइक्रो कूलम, तो पी पॉइंट पे आपको याद होगा नेगेटिव चार्ज की इलेक्ट्रिक फील्ड रेडियली इनवर्ड होती है, मतलब टुवर्ड्स बी होगी इलेक्ट्रिक फील्ड, तो ई बी का डायरेक्शन अलोंग पी बी होगा, इस टुवर्ड्स बी डायरेक्शन में। अब ईबी की वैल्यू तो सेम ही आने वाली है, बस डायरेक्शन उसका डिफरेंट आएगा। वैल्यू सेम क्यों आने वाली है? क्योंकि चार्ज का मैग्नीट्यूड सेम है और डिस्टेंस भी सेम है। तो ईबी आ गया 5.3 इंटू 10 की पावर 6 न्यूटन पर कूलम अलोंग पीबी, इस डायरेक्शन में। तो ये हमारा ईबी वेक्टर हो गया, ये हमारा ईए वेक्टर हो गया। हमको अब निकालना है इसका रिजल्टेंट ई वर्टिकल। अब पॉइंट पी पे आपको दो वेक्टर्स दिख रहे हैं, इनका सम करना है, तो हम इनको वर्टिकल और हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में तोड़ लेंगे। ई वर्टिकल ई ए का साइन थीटा माइनस ई बी का साइन थीटा। क्यों? क्योंकि ई ए का एक वर्टिकल कंपोनेंट ऊपर जाएगा, ई बी का वर्टिकल कंपोनेंट नीचे आएगा, तो ई बी साइन थीटा और ई ए साइन थीटा इन दोनों का मैग्नीट्यूड सेम होगा पर डायरेक्शन ऑपोजिट है, तो ई वर्टिकल हमारे पास आ गया 0। तो ई नेट क्या होगा, मतलब कि रिजल्टेंट इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होगी? वर्टिकल पार्ट्स तो कैंसिल हो गए, हॉरिजॉन्टल पार्ट्स ऐड हो जाएंगे, मतलब ई ए कॉस थीटा प्लस ई बी कॉस थीटा, दोनों का मैग्नीट्यूड सेम होगा। तो हमने इसको कैलकुलेट किया तो हमारे पास आंसर आ गया अप्रोक्सीमेटली 4.1 इंटू 10 की पावर 6 न्यूटन पर कूलम। इस टॉपिक में हम पढ़ेंगे इलेक्ट्रिक डायपोल के बारे में। डायपोल मोमेंट। इलेक्ट्रिक डायपोल इज अ पेयर ऑफ इक्वल एंड ऑपोजिट पॉइंट चार्जेस। दो पॉइंट चार्जेस अगर ऑपोजिट चार्ज रखते हैं तो उनको आप साथ में रख दीजिए बहुत ही स्मॉल डिस्टेंस पे, तो वो होता है इलेक्ट्रिक डायपोल। फॉर एग्जांपल यहाँ पे Q एंड माइनस Q को हमने 2a डिस्टेंस पे रखा हुआ है और हमारा ये अजम्पशन है कि 2a एक बहुत ही स्मॉल डिस्टेंस है, तो ये बन गया एक इलेक्ट्रिक डायपोल। 2a क्यों मानते हैं हम डिस्टेंस को? क्योंकि हमारे लिए कैलकुलेशंस में इजी पड़ता है। अगर सेंटर से एक डायपोल का डिस्टेंस a हो, अगर इसको पूरे को a मानते तो यहाँ पे a/2 आता, तो इसलिए कैलकुलेशन को इजी करने के लिए पूरे को 2a मान लेते हैं और प्लस Q माइनस Q यहाँ पे रहता है। The midpoint locations of minus Q and Q is called the center of the dipole. जो येलो आपको डॉट दिख रही है, this is called the center of the dipole. The dipole moment vector P of an electric dipole is defined by Q into 2a P cap. Q मतलब चार्ज का मैग्नीट्यूड जो इक्वल एंड ऑपोजिट चार्जेस हैं, 2a उन दोनों के बीच का टोटल डिस्टेंस, और P कैप जो वेक्टर होता है उसको हम माइनस Q से Q मानते हैं। तो ये येलो वेक्टर जो होता है वो है हमारा डायपोल मोमेंट का P वेक्टर। आपने केमिस्ट्री में पोलर सॉल्वेंट या पोलर मॉलिक्यूल्स के बारे में सुना होगा। पोलर मॉलिक्यूल्स जो होते हैं वो डायपोल्स ही होते हैं। दीज मॉलिक्यूल्स सेंटर्स ऑफ नेगेटिव चार्ज एंड पॉजिटिव चार्ज डू नॉट कोइंसाइड, मतलब कि इसमें पॉजिटिव चार्ज नेगेटिव चार्ज एग्जैक्टली एक जगह पे नहीं होता है, थोड़ा अलग अलग जगह होता है, सेपरेटेड बाय अ वेरी स्मॉल डिस्टेंस। फॉर एग्जाम्पल H2O का अगर मॉलिक्यूल लें, आपने पढ़ा हुआ है पहले कि O इज मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव दैन H, इसलिए जो इलेक्ट्रॉन पेयर होता है वो O की तरफ ज्यादा अट्रैक्ट हो जाता है, जिसकी वजह से इन दोनों बॉन्ड्स का
टू डेल्टा नेगेटिव चार्ज O पे आ गया है और डेल्टा पॉजिटिव चार्ज यहाँ पे आ गया है। हमने अभी भी पढ़ा था कि डायपोल मोमेंट गोज फ्रॉम -q टू +q, तो ये रहा पहला डायपोल मोमेंट, ये रहा दूसरा डायपोल मोमेंट। दोनों का डायरेक्शन अलग है बट मैग्नीट्यूड सेम होगा, क्योंकि दोनों ही केस में सेम अमाउंट ऑफ चार्ज एंड डिस्टेंस इन्वॉल्व है। तो ये होते हैं वो मॉलिक्यूल्स जहां पे कि सेंटर ऑफ नेगेटिव चार्ज एंड सेंटर्स ऑफ पॉजिटिव चार्ज डू नॉट कोइंसाइड। अगर हम एक एटम की बात करें तो एटम के अंदर न्यूक्लियस में कॉन्सेंट्रेटेड पॉजिटिव चार्ज होता है और नेगेटिव चार्ज न्यूक्लियस को ही सेंटर के अराउंड रिवॉल्व कर रहा होता है इन द फॉर्म ऑफ शेल्स। तो वहां पे पॉजिटिव नेगेटिव चार्ज कोइंसाइड करता है, पर पोलर मॉलिक्यूल्स में ऐसा नहीं है। देयरफॉर दे हैव अ परमानेंट इलेक्ट्रिक डायपोल मोमेंट इवन इन द एब्सेंस ऑफ एन इलेक्ट्रिक फील्ड। इलेक्ट्रिक फील्ड का रिक्वायरमेंट नहीं है इस डायपोल के डायपोल मोमेंट होने के लिए। On the other hand, non-polar molecules, centers of positive and negative charge are at the same place. For example, CO2 molecule ले लेते हैं। CO2 molecule में O is more electronegative than carbon, तो दोनों डबल बॉन्ड्स में negative charge is more towards oxygen, तो यहाँ पे डेल्टा माइनस आ गया, कार्बन पे एज अ रिजल्ट 2 डेल्टा प्लस आ गया, पर यहाँ पे P नेट 0 हो गया। क्यों? क्योंकि पहले वाले बॉन्ड का P वेक्टर ये बनेगा, दूसरे वाले बॉन्ड का ये बनेगा, दोनों का डायरेक्शन एग्जैक्टली ऑपोजिट है पर मैग्नीट्यूड एग्जैक्टली सेम है, तो वो एक दूसरे को कैंसिल कर देंगे। सिमिलरली CH4 जो मीथेन मॉलिक्यूल होता है उसमें भी ऐसा ही स्ट्रक्चर बनता है, उसमें कार्बन इज मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव, तो डायपोल मोमेंट्स दोनों उल्टे हो जाते हैं, बट अगेन वो भी कैंसिल कर जाते हैं। तो उस केस में भी नॉन पोलर मॉलिक्यूल सभी वाले केस में P नेट कम्स आउट टू बी 0। आइए कॉन्सेप्ट टेस्ट देखते हैं। A system has two charges QA and QB located at points 0, 0, -15 centimeters and 0, 0, +15 centimeters. Z axis के along ये -15 और +15 पे रखे हुए हैं। What is the total charge and electric dipole moment of the system? वीडियो को यहाँ पे पॉज करें और सवाल खुद ट्राई करें। आइए सॉल्यूशन देखते हैं। टोटल चार्ज हमसे पूछा गया है, टोटल चार्ज तो QA प्लस QB होगा सिंपल, तो वो हम करेंगे तो 0 आ जाएगा। दैट इज द फर्स्ट कंडीशन फॉर डायपोल कि चार्ज इक्वल एंड ऑपोजिट हो, तो वो तो कंफर्म हो गया। आइए अब डायपोल मोमेंट निकालते हैं। डायपोल मोमेंट निकालने के लिए हमारा डायग्राम कुछ ऐसा बनेगा। ये है Z एक्सिस, QA यहाँ पे है +15 पे, QB यहाँ पे है -15 पे। P वेक्टर बन गया QA इंटू AB इंटू K कैप। अब देख लेते हैं P वेक्टर क्या, QA जो कि QB के बराबर है, तो कोई भी चार्ज की वैल्यू यहाँ पर रख सकते हैं, हमको बस मैग्नीट्यूड लिखना है वैसे भी, इंटू AB इस टोटल डिस्टेंस की लेंथ हो गई, इंटू K कैप। आप देख सकते हैं माइनस चार्ज यहाँ पे है, प्लस चार्ज यहाँ पे है, डायपोल मोमेंट का डायरेक्शन इज फ्रॉम माइनस टू प्लस, इसलिए ये पॉजिटिव Z डायरेक्शन में, मतलब कि K कैप डायरेक्शन में डायपोल मोमेंट रहेगा। वैल्यूज यहाँ पे रखते हैं तो हमारे पास आंसर आता है 7.5 इंटू 10⁻⁸ कूलम मीटर K कैप। एक सॉल्व्ड एग्जांपल देखते हैं। The charges are arranged at the vertices of an equilateral triangle. ABC equilateral triangle है, चार्जेस को अरेंज कर दिया है इस तरीके से। Find the magnitude of dipole moment of the combination. वीडियो यहाँ पे पॉज करें और सवाल खुद ट्राई करें। आइए सॉल्यूशन देखते हैं। Assume the two charges Q and Q are placed instead of 2Q at B. तो सबसे पहला स्टेप क्या है कि हम 2Q चार्ज को दो चार्ज का एडिशन मान लेते हैं, Q और Q। इससे फायदा क्या होगा कि ये हमारा Q and Q एक डायपोल बन जाएगा, ये हमारा Q and Q दूसरा डायपोल बन जाएगा। तो हम डायपोल मोमेंट निकालने के लिए Q इंटू D करेंगे, उसको P मान लेते हैं। तो अब हमारे पास P नेट क्या आएगा, फर्स्ट डायपोल मोमेंट इस डायरेक्शन में टुवर्ड्स दिस माइनस टू प्लस, सेकंड डायपोल मोमेंट इस डायरेक्शन में टुवर्ड्स दिस माइनस टू प्लस। ये एंगल 60 कैसा आया, हम जानते हैं कि ये एक इक्विलैटरल ट्रायंगल है तो इसके सारे एंगल 60 डिग्री होंगे, वर्टिकली ऑपोजिट एंगल्स इक्वल होते हैं, इसलिए ये भी आ गया 60 डिग्री। अब पी नेट क्या होगा इस केस में, आपको अपने वेक्टर्स की नॉलेज से पता होगा कि पी नेट यहाँ पे स्क्वायर रूट ऑफ a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस 2ab cos 60 डिग्री होगा, क्योंकि यहाँ पे बीच में एंगल 60 डिग्री बन रहा है। इसको सॉल्व करते तो हमारे पास आंसर आता है √3QD। Q यहाँ पे चार्ज का मैग्नीट्यूड है और D यहाँ पे साइड ऑफ इक्विलैटरल ट्रायंगल है। डायपोल मोमेंट के बाद हम बात करेंगे इलेक्ट्रिक फील्ड ऑफ अ डायपोल की। हमारे सामने एक डायपोल है जिसमें प्लस Q माइनस Q चार्जेस हैं, उनके बीच में डिस्टेंस 2a है और पॉइंट P जो कि डायपोल के सेंटर से r डिस्टेंस पे है, उस पे हमको इस डायपोल के द्वारा इलेक्ट्रिक फील्ड निकालनी है।
हमने क्या किया, हमने E प्लस क्यू और E माइनस क्यू दो पार्ट्स निकाल लिए। E प्लस क्यू मतलब पॉजिटिव चार्ज की वजह से इस पॉइंट P पे इलेक्ट्रिक फील्ड, और E माइनस क्यू मतलब नेगेटिव चार्ज माइनस क्यू की वजह से इस पॉइंट P पे इलेक्ट्रिक फील्ड। सिंस क्यू एक पॉजिटिव चार्ज है, हमको पता है पॉजिटिव पॉइंट चार्ज से रेडियली आउटवर्ड्स इलेक्ट्रिक फील्ड जाती है, तो अगर माइनस क्यू को इग्नोर कर दें, सिर्फ प्लस क्यू की बात करें, तो E प्लस क्यू का डायरेक्शन अवे फ्रॉम प्लस क्यू होगा, तो ये डायरेक्शन आ जाएगा लेफ्ट की तरफ। सिमिलरली नेगेटिव चार्ज में रेडियली इनवर्ड होती है इलेक्ट्रिक फील्ड, तो अगर हम प्लस क्यू को इग्नोर कर दें, सिर्फ माइनस क्यू की वजह से देखें, तो टुवर्ड्स चार्ज माइनस क्यू मतलब कि राइट डायरेक्शन में E माइनस क्यू आ जाएगा। अब हम क्या करेंगे, ये जो वैल्यूज दी हैं R की और Q की, इनको ध्यान में रखते हुए हम E प्लस क्यू और E माइनस क्यू निकाल लेंगे, जिससे कि हम टोटल इलेक्ट्रिक फील्ड एट पॉइंट P निकाल पाए। आइए देखते हैं E माइनस क्यू क्या होगा, माइनस के क्यू। क्यू यहाँ पे नेगेटिव है तो हम माइनस साइन यहाँ पे लगा दिया हमने, तो सिग्निफाई किया नेगेटिव चार्ज की वजह से है। तो E माइनस क्यू हो गया माइनस के क्यू अपॉन R प्लस ए का होल स्क्वायर P कैप, R प्लस ए का होल स्क्वायर। माइनस क्यू चार्ज ये वाला है, तो ये टोटल डिस्टेंस जो है ये R तो है, और प्लस ए ये वाला आ गया डायपोल की हाफ लेंथ, तो R प्लस ए का होल स्क्वायर P कैप। P कैप आपको पता है, P कैप डायरेक्शन होता है फ्रॉम माइनस टू प्लस, तो ये माइनस चार्ज है, ये प्लस है, तो P कैप का डायरेक्शन ये वाला हो गया, दैट इज टुवर्ड्स द लेफ्ट। E माइनस क्यू हम जानते हैं कि टुवर्ड्स द नेगेटिव चार्ज है, तो ये नेगेटिव साइन माइनस पी कैप डायरेक्शन एक तरीके से, तो हमने चेक कर लिया कि ये सही है। सिमिलरली E प्लस क्यू के क्यू अपॉन R माइनस ए होल स्क्वायर, ये टोटल लेंथ R है, ये डिस्टेंस A है, तो ये डिस्टेंस हो गया R माइनस ए, तो ये आ गया R माइनस ए का होल स्क्वायर, सेम एज पी कैप। सो इन दोनों को ऐड कर देंगे, E प्लस क्यू प्लस E माइनस क्यू, तो यहाँ पे ऐड करते तो हमारे पास आता है के क्यू इंटू 1 अपॉन R माइनस ए का होल स्क्वायर माइनस 1 अपॉन R प्लस ए का होल स्क्वायर पी कैप। इसको आगे और सॉल्व करके देखते हैं। सिंप्लीफाई किया तो हमारे पास ये आया, यहाँ पे हमने 4 को ब्रेक कर दिया 2 इंटू 2 में, तो 2k को बाहर लिखेंगे, q इंटू 2a को अंदर लिखेंगे और इंटू पी कैप। अब q इंटू 2a इंटू पी कैप होता है p वेक्टर, डायपोल मोमेंट वेक्टर, जो हमने पिछले वीडियो में देखा था। तो ये आ गया हमारे पास इलेक्ट्रिक फील्ड वेक्टर इक्वल टू 2k p वेक्टर r अपॉन r स्क्वायर माइनस a स्क्वायर का होल स्क्वायर। अब हम जानते हैं कि यूजुअली डायपोल में जो 2a डिस्टेंस होता है बीच में, वो बहुत कम होता है, पॉजिटिव नेगेटिव चार्ज बहुत ही आसपास होते हैं, इसीलिए यूजुअली जो भी हम रियलिस्टिकली डिस्टेंस देखते हैं वो बहुत ज्यादा होता है a की वैल्यू से। अगर a की वैल्यू से बहुत ज्यादा है डिस्टेंस, तो फिर r स्क्वायर माइनस a स्क्वायर में a स्क्वायर तो बहुत ही छोटा होगा एज कंपेयर टू r स्क्वायर। स्मॉल वैल्यू अप्रोक्सीमेशन लगा रहे हैं, जो आपने पहले भी देखा हुआ है, तो इसमें हम a को इग्नोर कर सकते हैं, तो हमारे पास एक्सप्रेशन आ जाता है, नीचे r के पावर 4 आएगा, ऊपर एक r ऑलरेडी है, तो E वेक्टर आ गया 2kp अपॉन r क्यूब। आइए कॉन्सेप्ट टेस्ट देखते हैं। Two charges, each of magnitude 1 microcoulomb but opposite in sign, are 1 centimeter apart. Calculate the magnitude of electric field at a point distant 10 centimeter from the midpoint on the axial line of the dipole. Axial line मतलब dipole की axis के along, axis क्या होती है, वो line जो कि negative charge को positive charge से जोड़ती है। तो एक्सियल लाइन के अलोंग 10 सेंटीमीटर दूर जाना है हमको मिड पॉइंट से, और वहां पे हमको इलेक्ट्रिक फील्ड का मैग्नीट्यूड निकालना है। वीडियो को यहाँ पे पॉज करें और सवाल खुद ट्राई करें। आइए सॉल्यूशन देखते हैं। यहाँ पे Q दिया हुआ है हमको 1 माइक्रोकूलम, जो कि ये होता है 2a, मतलब चार्जेस के बीच का टोटल डिस्टेंस हमको 1 सेंटीमीटर दिया हुआ है, दैट इज SI यूनिट्स में करें तो 10 के पावर माइनस 2 मीटर्स, और R हमको दिया है 10 सेंटीमीटर, दैट इज 0.1 मीटर। सबसे पहले हम डायपोल मोमेंट निकालते हैं, P इक्वल टू Q इंटू 2a, वो आता है 1 इंटू 10 की पावर माइनस 8 कूलम मीटर। उसके बाद E वेक्टर का मैग्नीट्यूड निकालना है हमको, तो हमको पता है 2kpr अपॉन r स्क्वायर माइनस a स्क्वायर का होल स्क्वायर होता है। उसको सॉल्व करने पे हमारे पास आता है 1.8 इंटू 10 की पावर 5 न्यूटन पर कूलम। यहाँ पे नोटिस करने वाली बात यह है कि डायपोल में चार्जेस के बीच का डिस्टेंस इज 1 सेंटीमीटर, और जो हमको दूसरा डिस्टेंस दिया हुआ है जहां पे इलेक्ट्रिक फील्ड निकालनी है, जो पिछले एग्जाम्पल में R था, वो 10 सेंटीमीटर्स है।
अब 10 सेंटीमीटर 1 सेंटीमीटर में 8 ऑर्डर ऑफ मैग्नीट्यूड या फिर 10 के फैक्टर का ही डिफरेंस है, तो यहाँ पे हम स्मॉल नंबर ऑफ अप्रोक्सीमेशन नहीं लगा सकते हैं। तो यहाँ पे अप्रोक्सीमेशन नहीं लेंगे, हम पूरा कैलकुलेशन परफॉर्म करते हैं, इसलिए हमने पूरा वाला फॉर्मूला लिया है। अगर अप्रोक्सीमेशन लगा पाते तो हम आर क्यू वाला फॉर्मूला लेते। तो इस क्वेश्चन में हमने देखा कि अलोंग द एक्सियल लाइन, मतलब कि जिस लाइन में डायपोल लाई करता है, दोनों चार्जेस लाई करते हैं, उसके अलोंग किसी पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड कैसे निकाल सकते हैं। पर हमेशा जरूरी नहीं है कि हमारे पास वो पॉइंट भी हमेशा एक्सियल लाइन पे हो। एक और जो पॉसिबल लाइन होती है वो होती है इक्वेटोरियल लाइन, मतलब कि ऐसा अरेंजमेंट देखें अगर, तो ए और बी दो चार्जेस हैं, ये है इक्वेटोरियल लाइन, मतलब कि इनके मिड पॉइंट पे इस लाइन का परपेंडिकुलर बाइसेक्टर। आपको पिछले टॉपिक में याद होगा, हमने एक एग्जांपल भी ऐसा देखा था जहां पे हमने ऐसे कॉन्फ़िगरेशन के लिए इलेक्ट्रिक फील्ड निकाली थी। तो यहाँ पे सेम कॉन्सेप्ट हम अप्लाई करेंगे। हमसे मान लीजिए बोला गया कि पॉइंट पी पे आप इलेक्ट्रिक फील्ड निकालिए ड्यू टू दिस डायपोल, जो कि ऐसे रखा हुआ है। पॉइंट पी क्या है, परपेंडिकुलर बाइसेक्टर पे आर डिस्टेंस। पिछले क्वेश्चन में कॉन्सेप्ट टेस्ट में हमारा एक्सियल डिस्टेंस पे था, अब ये इक्वेटोरियल डिस्टेंस है। तो आइए इस पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड निकालते हैं, जो कि हम पहले भी कर चुके हैं। हमने कंक्लूड किया था कि एपी बराबर बीपी है, क्योंकि ये एक आइसोसेलेस ट्रायंगल है। अब E माइनस क्यू निकालने के लिए, मतलब कि पॉइंट P पे इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू माइनस क्यू चार्ज, तो वो होगी के क्यू अपॉन बीपी का होल स्क्वायर, जो कि हो गया के क्यू अपॉन आर स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर। अब आर स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर कैसा है, क्योंकि ये वाला ट्राइंगल राइट एंगल ट्राइंगल है, तो मतलब कि ये परपेंडिकुलर है, ये बेस है, तो हाइपोटेन्यूज पाइथागोरस थ्योरम से आ गया आर स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, जो कि है बीपी स्क्वायर। इसका डायरेक्शन है अलोंग पीबी, नेगेटिव चार्ज है तो रेडियली इनवर्ड इलेक्ट्रिक फील्ड होती है, इसलिए ई माइनस क्यू आ गया अलोंग पीबी। सेम तरीके से हम E प्लस क्यू निकालते हैं, तो वो आता है के क्यू अपॉन आर स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर अलोंग ए पी। ए यहाँ पे है, पी यहाँ पे, अलोंग ए पी। ई प्लस क्यू अवे फ्रॉम पॉजिटिव चार्ज होगा, क्योंकि ये पॉजिटिव चार्ज का रेडियली आउटवर्ड इलेक्ट्रिक फील्ड होती है। तो अब हमारे पास E प्लस क्यू आ गया और E माइनस क्यू आ गया। E वर्टिकल हमने लास्ट टाइम भी देखा था कि E वर्टिकल 0 आता है, क्योंकि E प्लस क्यू का वर्टिकल कंपोनेंट और E माइनस क्यू का वर्टिकल कंपोनेंट इक्वल और ऑपोजिट है, तो दोनों वर्टिकल कंपोनेंट्स कैंसिल हो जाते हैं, तो E वर्टिकल 0 आ जाता है। तो टोटल इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होती है, इन दोनों का हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट आपस में ऐड हो जाता है, दोनों का कॉस थीटा निकालते हैं, तो हमारे पास आता है 2kq अपॉन आर स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर कॉस थीटा पी कैप। कॉस थीटा की वैल्यू भी हमको आर और ए की टर्म्स में निकालनी पड़ेगी। थीटा ये एंगल है, तो कॉस होगा इसका बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज। बेस की वैल्यू यहाँ पे ए है, हाइपोटेन्यूज की वैल्यू हमने निकाली थी आर स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर का रूट, तो कॉस थीटा की वैल्यू आ गई ए अपॉन रूट ऑफ आर स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर। इसको हम यहाँ पे पुट कर देते हैं, तो हमारे पास ई वेक्टर की वैल्यू आती है -2kqa अपॉन आर स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर रेज टू पावर 3/2। अब यहाँ पे q इंटू 2a को ब्रैकेट्स में लिख देंगे, बिकॉज q इंटू 2a इंटू पी कैप होता है p वेक्टर, तो हमारे पास आ गया e बराबर माइनस के पी वेक्टर अपॉन आर स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर रेज टू पावर 3/2। यहाँ पे भी अगर r की वैल्यू a से बहुत ज्यादा है, कुछ ऑर्डर्स ऑफ मैग्नीट्यूड ज्यादा है, तो उसके सामने a को हम नेग्लेक्ट कर सकते हैं, a स्क्वायर को हम नेग्लेक्ट कर सकते हैं, तो उस केस में ये आ जाता है हमारे पास e वेक्टर इक्वल टू माइनस के पी वेक्टर अपॉन आर क्यूब। आइए अब इस कॉन्सेप्ट पे कॉन्सेप्ट टेस्ट देखते हैं। Two charges plus 20 microcoulomb and minus 20 microcoulomb are held 1 centimeter apart. Calculate the magnitude of electric field at a point on the equatorial line at a distance of 50 centimeters from the dipole. Equatorial line मतलब जो हमने अभी देखा था, perpendicular bisector इस dipole का अगर बनाए, उस पे सेंटर ऑफ डायपोल से 50 सेंटीमीटर एक डायरेक्शन में अगर हम चलते जाते हैं, तो उस पे आपको निकालना है डायपोल मोमेंट। वीडियो को यहाँ पे पॉज करें और सवाल खुद ट्राई करें। आइए सॉल्यूशन देखते हैं। Q हमको दिया हुआ है वैल्यू 20 माइक्रोकूलम, 2a की वैल्यू 1 सेंटीमीटर दी है, तो a हो गया 0.005 सेंटीमीटर। R की वैल्यू दी है हमको 50 सेंटीमीटर, तो ऐसा यूनिट में वो 0.5 मीटर आ गया। तो आप यहाँ देख सकते हैं, यहाँ पे
ए की वैल्यू 100 टाइम्स कम है आर की वैल्यू से, तो यहाँ पे स्मॉल एंगल अप्रोक्सीमेशन लग जाएगा। तो ई इक्वेटोरियल जो हमको निकालना है उसके अब हम ये वाला फॉर्मूला यूज करेंगे, के पी अपॉन आर क्यूब। वैल्यूज डालते हैं इसमें तो हमारे पास आता है 1.44 इंटू 10 की पावर 4 न्यूटन पर कूलम ऑपोजिट टू डायपोल मोमेंट। आपको याद होगा कि डायरेक्शन उल्टा होता है बिकॉज पी कैप के माइनस साइन वाला फॉर्मूला होता है। इस वीडियो में एक यूनिफॉर्म एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड में कैसे बिहेव करता है। अभी तक हमने पढ़ा था कि एक डायपोल की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड क्या जनरेट होती है। अब हम पढ़ेंगे कि एक डायपोल यूनिफॉर्म एक्सटर्नल फील्ड में कैसे बिहेव करता है। फॉर एग्जाम्पल सिचुएशन देखिए, यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड है टुवर्ड्स द राइट डायरेक्शन, यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड है, ये हम ऐसे जानते हैं क्योंकि यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस आर इक्वली स्पेस्ड, मतलब कि यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड है। ये है हमारा डायपोल, प्लस क्यू चार्ज और माइनस क्यू चार्ज ये आपको दिख रहा है। द नेट फोर्स ऑन द डायपोल इज 0। ये हम कैसे जानते हैं, क्योंकि हम जानते हैं कि यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड है तो माइनस क्यू पे जो फोर्स टुवर्ड्स लेफ्ट लग रहा होगा उतना ही फोर्स प्लस क्यू पे टुवर्ड्स राइट लग रहा होगा, तो प्लस क्यू ई और माइनस क्यू ई कैंसिल हो जाएंगे तो एफ नेट 0 आ जाएगा। पर एट द सेम टाइम टॉर्क 0 नहीं होगा। आपको याद होगा टॉर्क होता है आर क्रॉस एफ, या फिर मैग्नीट्यूड देखे तो आर साइन थीटा, टर्निंग फोर्स एक तरीके से देखे तो। अगर हमको टोटल टॉर्क निकालना है तो हम करेंगे क्यू ई इंटू 2a इंटू साइन थीटा। ये कैसे आया, अगर आप इसको सेंटर मानते हैं तो क्यू ई इंटू 2a इंटू साइन थीटा, अगर आप इसको सेंटर मानते हैं तो क्यू ए साइन थीटा प्लस क्यू ए साइन थीटा हो जाएगा, क्योंकि दोनों के दोनों फोर्सेस इसको क्लॉकवाइज घुमाने की कोशिश करेंगे। तो टोटल टॉर्क आ गया क्यू ई इंटू 2a इंटू साइन थीटा अबाउट माइनस क्यू। हमने अब माइनस क्यू को सेंटर मान लिया है तो इस पे क्यू ई फोर्स लग गया, डिस्टेंस 2a है और एंगल थीटा है, तो क्यू ई इंटू 2a इंटू साइन थीटा अबाउट माइनस क्यू, जिससे कि टॉर्क आ गया टोटल पी ई साइन थीटा, बिकॉज 2qa बराबर होता है पी के। तो टॉर्क हमारे पास आ गया पी क्रॉस ई। आपको क्रॉस प्रोडक्ट याद होगा, पी वेक्टर है -2 प्लस, ये है पी वेक्टर और ये है ई वेक्टर, तो पी क्रॉस ई करके हमारे पास आ गया टॉर्क का वेक्टर। डायरेक्शन इज नॉर्मल टू द प्लेन ऑफ पेपर गोइंग इनटू इट। आपको राइट हैंड थंब रूल याद होगा, अगर आप अपने राइट हैंड के फिंगर्स को ऐसे रोल करेंगे तो आपका थंब टूवर्ड्स या इनटू द प्लेन ऑफ द स्क्रीन यहाँ पे जाएगा, तो वो हो गया टॉर्क का डायरेक्शन। This torque will tend to align the dipole with the electric field. When dipole moment is aligned with the electric field, torque is 0. आप देख सकते हैं यहाँ पे थीटा एंगल से डायपोल डिस्प्लेस्ड है। जैसे ही थीटा एंगल से डिस्प्लेस होता है टॉर्क क्लॉकवाइज होने लगता है। जैसे ही हम इसको उल्टे डायरेक्शन में अगर ऐसे हम डिस्प्लेस करेंगे तो टॉर्क इसको एंटी क्लॉकवाइज घुमाएगा। तो एक तरीके से टॉर्क ये चाहता है कि डायपोल इलेक्ट्रिक फील्ड से अलाइन हो जाए, यहाँ तभी ये क्लॉकवाइज घुमा रहा है इसको। अब कुछ कंडीशंस देखते हैं। व्हेन P इज पैरेलल टू E, P यहाँ पे डायपोल मोमेंट है, पैरेलल टू E रखा है, डायरेक्शन ऑफ इंक्रीजिंग फील्ड, अगर यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड ना हो, नॉन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड हो, अगर डायरेक्शन ऑफ इंक्रीजिंग फील्ड टुवर्ड्स राइट है यहाँ पे, तो हम देख सकते हैं कि यहाँ से यहाँ आने में इलेक्ट्रिक फील्ड बढ़ गई होगी, तो प्लस क्यू पे जो F2 लग रहा है वो ज्यादा होगा एज कंपेयर टू माइनस क्यू पे जो F1 लग रहा है। तो ये इक्वल एंड ऑपोजिट नहीं होंगे और F2 मोर देन F1 होने की वजह से नेट फोर्स टुवर्ड्स द राइट हो जाएगा। सिमिलरली एक और केस में अगर इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन ऐसा है टुवर्ड्स द लेफ्ट है और डायरेक्शन ऑफ इंक्रीजिंग फील्ड भी टुवर्ड्स द लेफ्ट है, तो आप जानते हैं कि F1 टुवर्ड्स राइट लगेगा क्योंकि नेगेटिव चार्ज है और F2 टुवर्ड्स लेफ्ट लगेगा। सिंस इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन लेफ्ट में ज्यादा बढ़ रहा है तो F1 बड़ा होगा F2 से and direction of net force will again be towards the right. आइए कॉन्सेप्ट टेस्ट देखते हैं। An electric dipole with dipole moment 4 into 10 की पावर -9 कूलम मीटर is aligned at 30 डिग्री with the direction of uniform electric field, जिसका मैग्नीट्यूड है 5 into 10 की पावर 4 न्यूटन पर कूलम। Calculate the magnitude of the torque acting on the dipole। हमने अभी भी ये पढ़ा है, वीडियो को यहाँ पे पॉज करें और सवाल खुद ट्राई करें। आइए इसका सॉल्यूशन देखते हैं। ऐसा कुछ डायग्राम बनेगा इसका, डायपोल 30 डिग्री अलाइनमेंट में है। हमने फॉर्मूला पढ़ा हुआ है, टॉर्क का वेक्टर इज इक्वल टू P क्रॉस E। मैग्नीट्यूड निकालेंगे तो PE साइन थीटा आएगा, वैल्यूज रखने पे टॉर्क का मैग्नीट्यूड आता है 1 into 10 की पावर -4 न्यूटन मीटर।
आइए इस टॉपिक की समरी देख लेते हैं एक बार। इलेक्ट्रिक डायपोल इज अ पेयर ऑफ इक्वल एंड ऑपोजिट चार्जेस प्लस क्यू एंड माइनस क्यू, डिस्टेंस 2a। डायपोल मोमेंट वेक्टर p वेक्टर होता है q इंटू 2a p कैप एंड p कैप गोज फ्रॉम माइनस q टू प्लस q। इलेक्ट्रिक फील्ड ऑफ डायपोल एट एक्सटर्नल पॉइंट एक्सियल लाइन पे हमने पढ़ा था, आता है वेक्टर बराबर 2kp वेक्टर r अपॉन r स्क्वायर माइनस a स्क्वायर का होल स्क्वायर। फॉर द स्मॉल नंबर अप्रोक्सीमेशन ये बन जाता है 2kp वेक्टर अपॉन r क्यूब। सिमिलरली इक्वेटोरियल लाइन पे आता है माइनस kp वेक्टर अपॉन r स्क्वायर प्लस a स्क्वायर रेज टू पावर 3/2 एंड स्मॉल नंबर अप्रोक्सीमेशन लगाते हैं तो ये आता है माइनस kp वेक्टर अपॉन r क्यूब। इन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड टॉर्क ऑन अ डायपोल इज गिवन बाय p क्रॉस e और f नेट 0 रहता है। इस टॉपिक में हम बात करेंगे इलेक्ट्रिक फ्लक्स की और कंटिन्यूअस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन की। इलेक्ट्रिक फ्लक्स, फ्लक्स वर्ड का मतलब होता है फ्लो। हमने लास्ट टॉपिक में पढ़ा था कि इलेक्ट्रिक फील्ड को हम इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन से दिखाते हैं, तो एक तरीके से ये लाइंस विद देयर डायरेक्शन हमको बताती हैं कि इलेक्ट्रिक फील्ड का फ्लो किस साइड है। तो फ्लो का ही एक और वर्ड होता है फ्लक्स। तो इलेक्ट्रिक फील्ड के फ्लो को मेजर करने वाली चीज को हम बोलते हैं इलेक्ट्रिक फ्लक्स। फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे सरफेस 1 है और सरफेस 2 है। अगर मैं गिवन इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस को देखूं तो मैं ये देखता हूं कि फर्स्ट सरफेस से एक इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन क्रॉस कर रही है, जहां की सेकंड सरफेस से 2 इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन क्रॉस कर रही हैं। तो इसको देख के मैं ये कहता हूं कि φ2 इलेक्ट्रिक फ्लक्स थ्रू सरफेस 2 या फिर इलेक्ट्रिक फील्ड का फ्लो थ्रू सरफेस 2 इज इक्वल टू 2 इंटू φ1। मतलब कि यहाँ पे एक इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन जा रही है, यहाँ पे 2 इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन जा रही है, मतलब कि φ2 फ्लक्स थ्रू सरफेस 2 बराबर 2 इंटू फ्लक्स थ्रू सरफेस 1। इसको हम जनरलाइज भी कर सकते हैं और हम कहते हैं कि फ्लक्स थ्रू अ सरफेस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू नंबर ऑफ फील्ड लाइंस पासिंग थ्रू इट, और उसको हम φ से डिनोट करते हैं। इलेक्ट्रिक फ्लक्स डिपेंड करता है कई फैक्टर्स पे। सबसे पहला फैक्टर ऑफ कोर्स है इलेक्ट्रिक फील्ड। आप इसको ऐसा इमेजिन करिए कि यहाँ पे इस डायरेक्शन में पानी बह रहा है, तो इलेक्ट्रिक फील्ड अगर स्ट्रांग होगी मतलब डेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन ज्यादा होगी, और ज्यादा डेंसिटी होगी तो फिर सेम सरफेस से ज्यादा लाइंस क्रॉस करेंगी। फॉर एग्जांपल आप यहाँ पे देख सकते हैं इस एनिमेशन में इलेक्ट्रिक फील्ड को मैं कम कर रहा हूं तो डेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस कम हो रहा है, तो बस एक ग्रीन वाली लाइन बची जो कि रेड सरफेस से क्रॉस कर रही है। अब मैं फील्ड बढ़ा रहा हूं तो डेंस हो रही है लाइंस, तो एक एक करके सारी लाइंस अब इस सरफेस से क्रॉस कर रही हैं। इसका मतलब क्या हुआ, इलेक्ट्रिक फील्ड स्ट्रांग होने पे लाइंस डेंस होंगी, तो मतलब फ्लक्स की वैल्यू ज्यादा होगी किसी एक सरफेस के थ्रू, और जहां मैं लाइंस की डेंसिटी कम करता हूं तो फ्लक्स थ्रू अ सरफेस विल रिड्यूस। इलेक्ट्रिक फ्लक्स डिपेंड्स ऑन एरिया ऑफ सरफेस। हम एक स्पेसिफिक एरिया से जितनी लाइंस फ्लो कर रही हैं उसी को नाप रहे हैं। तो यहाँ पे अगर एरिया स्मॉल होगा तो नंबर ऑफ फील्ड लाइंस पासिंग थ्रू इट कम रहेंगे। आइए एनिमेशन से देखते हैं। यहाँ पे मैं एरिया को कम कर दे रहा हूं तो आप देख सकते हैं अब बस हरी वाली जो बीच वाली लाइन है वही क्रॉस कर रही है इस सरफेस को। तो अगर एरिया कम होता है सरफेस का तो फ्लक्स पासिंग थ्रू इट स्मॉल हो जाता है। इफ द सरफेस एरिया इज लार्ज देन फ्लक्स पासिंग थ्रू इज आल्सो मोर। अगर मैं इसी चीज को अगर मैं रिवर्स में देखूं तो मैं देख सकता हूं कि जैसे जैसे मैं एरिया को बढ़ा रहा हूं नंबर ऑफ फील्ड लाइंस बढ़ जा रही है, मतलब फ्लक्स बढ़ रहा है। इलेक्ट्रिक फ्लक्स डिपेंड्स ऑन एंगल बिटवीन इलेक्ट्रिक फील्ड एंड सरफेस। अब अगर एंगल 90 डिग्री है तब तो मैक्सिमम नंबर ऑफ लाइंस क्रॉस करेंगी, पर अब देखिए जब मैं इस सरफेस को एक एंगल पे ले आता हूं तो धीरे धीरे करके नंबर ऑफ फील्ड लाइंस कम हो जाती हैं, और अब इस केस में बस 3 फील्ड लाइंस क्रॉस कर रही हैं। वहीं पे अगर मैं वापस एंगल को सही कर दूं तो मैं ये देखता हूं कि 9 की 9 इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस मेरी सरफेस से क्रॉस करती हैं। तो मतलब when surface and field lines are perpendicular to each other तो greatest flux पास होता है, और जैसे जैसे एंगल बढ़ता है फ्लक्स की वैल्यू कम हो जाती है। अब आती है बात मैथमेटिकल एक्सप्रेशन फॉर इलेक्ट्रिक फ्लक्स की। इलेक्ट्रिक फ्लक्स को मेजर कैसे किया जाता है, तो इसके पहले हमको समझना पड़ेगा एरिया वेक्टर के बारे में। एरिया वेक्टर क्या होता है, कोई भी सरफेस अगर एस दी हुई है, एस वेक्टर का मैग्नीट्यूड तो बराबर होता है सरफेस के एरिया के, पर एस वेक्टर का जो डायरेक्शन है या फिर एस कैप है उसको हम मानते हैं एन कैप डायरेक्शन, मतलब परपेंडिकुलर
ऑन दिस साइड और ऑन द अदर साइड। हर सरफेस की दो साइड्स होती हैं, तो उसके परपेंडिकुलर दो डायरेक्शंस होते हैं। किसी एक को हम एन कैप बोल सकते हैं, मतलब परपेंडिकुलर या फिर नॉर्मल, और दूसरा हो गया माइनस एन कैप। तो इस नॉलेज के साथ आइए देखते हैं कि फ्लक्स का मैथमेटिकल एक्सप्रेशन क्या होता है। फाई की वैल्यू को हम बोलते हैं ई एस कॉस थीटा, मतलब कि ई का कंपोनेंट अलोंग द एरिया वेक्टर, या फिर इसको एक और लिखने का तरीका है ई वेक्टर डॉट एस वेक्टर, जहां पे कि एस वेक्टर एरिया वेक्टर है जो हमने अभी पढ़ा था, और ई वेक्टर है यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड। अब अगर इलेक्ट्रिक फील्ड नॉन यूनिफॉर्म है तो उस केस में हमको इंटीग्रेशन करना पड़ता है, तो उस केस में फाई आता है इंटीग्रल ऑफ ई डॉट डी एस। अब डीएस क्या है? डीएस एक स्मॉल एरिया एलिमेंट है इस सरफेस पे। फ्लक्स के बारे में दो बातें और, उसका यूनिट होता है न्यूटन पर कूलम पर मीटर स्क्वायर, और एक स्केलर क्वांटिटी है। स्केलर क्वांटिटी कैसे पता है हमको? क्योंकि हमको पता है कि डॉट प्रोडक्ट का आउटपुट हमेशा एक स्केलर क्वांटिटी होती है, मतलब एक नंबर होता है, कोई वेक्टर नहीं होता, उसमें कुछ डायरेक्शन नहीं होता है, फ्लो बस एक वैल्यू होती है। तो इसीलिए ई डॉट एस एक स्केलर क्वांटिटी होती है। अब एक और कॉन्सेप्ट जो हमको समझ लेना है वो है क्लोज सरफेसेस का एरिया वेक्टर। फॉर एग्जांपल, अगर मैं डीएस एक स्मॉल एरिया एलिमेंट लूं तो इसके परपेंडिकुलर एन कैप वेक्टर है, और ये मान लीजिए ई का डायरेक्शन है। तो इस केस में डीएस वेक्टर बराबर होगा डीएस, मतलब कि जो नंबर है जो इस एरिया की वैल्यू है, इनटू एन कैप जो कि डायरेक्शन है, विच इज परपेंडिकुलर टू डीएस। एन कैप को अगर हम बोलें तो वो है यूनिट वेक्टर इन डायरेक्शन ऑफ आउटवर्ड नॉर्मल। क्लोज्ड सर्फेसेस के लिए हम हमेशा मानते हैं कि आउटवर्ड वाला जो डायरेक्शन है वो है एस वेक्टर का डायरेक्शन या फिर एन कैप का डायरेक्शन। अगर आप एक बॉल इमेजिन करें तो उससे बाहर निकलता हुआ, सेंटर के थ्रू जाता हुआ बाहर निकलता हुआ एक वेक्टर, वो है एन कैप का डायरेक्शन। For closed surfaces, area vector is always taken in direction of outward normal to surface. तो इस केस में इस स्मॉल एलिमेंट ds वेक्टर का अगर मैं d phi या फिर इस स्मॉल एलिमेंट के थ्रू फ्लक्स निकालूं e का, तो वो होगा e डॉट ds। और अगर मुझे पूरी क्लोज सरफेस से मुझे फ्लक्स निकालना है तो मैं इसी को इंटीग्रेट कर दूंगा ओवर s, e डॉट ds का इंटीग्रल ओवर सरफेस s। So let us begin with the first part of this lesson. और इस पार्ट में हम इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल और पोटेंशियल एनर्जी, ये दोनों टर्म्स को समझेंगे और इनके बीच में क्या रिलेशनशिप है ये भी डीपली अंडरस्टैंड करेंगे। द टर्म पोटेंशियल एनर्जी इज नॉट न्यू टू अस। हमने पोटेंशियल एनर्जी मैकेनिक्स में भी पढ़ा है और उसका एग्जाम्पल लेके समझते हैं हम और रिकॉल करते हैं। सो लेट्स से एक बॉल है जिसका मास m है, विच इज लाइंग ऑन द ग्राउंड। इस बॉल को अगर मुझे ऊपर उठाना है तो आई हैव टू अप्लाई एन अपवर्ड फोर्स F, और ये फोर्स लगाऊं अगर तो ये बॉल ऊपर की तरफ जाएगा, एंड लेट से उसकी हाइट h बन जाती है आफ्टर सम टाइम। नाउ इस डिस्प्लेसमेंट में जो वर्क डन है दैट इज इक्वल टू mgh। ये mgh आया कैसे? वर्क डन इज नथिंग बट फोर्स डॉट डिस्प्लेसमेंट। यहाँ पे फोर्स F mg के बराबर होगा, बिकॉज अगर मुझे mg वेट की चीज को उठाना है तो मुझे ऑपोजिट डायरेक्शन में mg फोर्स लगाना पड़ेगा, और डिस्प्लेसमेंट तो h है और इन दोनों की डायरेक्शन सेम है, इसलिए द वर्क डन इज mg डॉट h इज mg इंटू h इंटू कॉस जीरो, विच इज mgh। अब ये जो वर्क डन है इट इज स्टोर्ड एज पोटेंशियल एनर्जी इन द सिस्टम। इसका मतलब ये है कि अगर मैं mgh वर्क करूं, द वैल्यू ऑफ पोटेंशियल एनर्जी विच इज डिनोटेड बाय u इज इक्वल टू mgh। So I hope it is clear to you that work done ही सिस्टम में पोटेंशियल एनर्जी बन के स्टोर होता है। अभी इसी कॉन्सेप्ट को हम इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में एक्सटेंड करते हैं। लेट्स से हमारे पास दो चार्जेस हैं, Q1 which is a positive charge and Q2 which is a positive charge। इन दोनों को मैं एक स्ट्रिंग से टाई करता हूं। Let's say the distance between both Q1 and Q2 is R, which means that the length of the string is also R। अब होगा क्या? इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में हमने पढ़ा है अगर दो लाइक चार्जेस हैं वो एक दूसरे को रिपेल करेंगी। इसका मतलब ये है कि बोथ दीज पॉजिटिव चार्जेस विल ट्राई टू मूव अवे फ्रॉम ईच अदर, क्योंकि उनके बीच में एक रिपल्सिव इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स है। और क्योंकि स्ट्रिंग बीच में दोनों को बांध रहा है, इसका मतलब यह है कि इस रिपल्सिव फोर्स की वजह से उस स्ट्रिंग में एक टेंशन आएगा।
नाउ व्हाट वील डू इज वी विल कट द स्ट्रिंग. अब टेंशन वाली स्ट्रिंग को कट करने से क्या होगा? सो व्हेन वी कट इट फ्रॉम द मिडल, ऑब्वियसली द चार्जेस रिपल्सिव फोर्स फिर भी एक्सपीरियंस करेंगे एंड दे विल ट्राई मूविंग अवे फ्रॉम ईच अदर, और वो इंफिनिटी तक दूर जाते रहेंगे, क्योंकि नो मैटर हाउ मच द डिस्टेंस बिटवीन देम इज, उनमें हमेशा रिपल्सिव फोर्स होगा. अब जब दोनों चार्ज इंफिनिटी पे पहुंच गए, उनको अगर मुझे वापस लाना है, इसका मतलब क्या है कि मुझे फोर्स लगाना पड़ेगा उनको वापस लाने के लिए, क्योंकि नेचुरली तो दे विल नॉट कम टुगेदर, दे विल मूव अवे फ्रॉम ईच अदर. तो अगर मैं फोर्स लाऊं तो वो पास आ जाएंगे, एंड लेट्स से आई हैव टू ब्रिंग देम टुगेदर एट अ डिस्टेंस आर. द की थिंग टू रिमेंबर इज, अगर दोनों पॉजिटिव चार्जेस है, उनको साथ में लाने में, पास लाने में एट अ डिस्टेंस आर, वी हैव टू अप्लाई सम फोर्स, और उसके बाद ही हम उसको स्ट्रिंग से बांध के रोक सकते हैं. अदरवाइज दे विल कंटिन्यू बीइंग रिपेल्ड एंड मूव अवे फ्रॉम ईच अदर. ये जो वर्क डन है टू ब्रिंग बोथ द चार्जेस टुगेदर इज स्टोर्ड एज पोटेंशियल एनर्जी. सो मैकेनिक्स के केस में हम जब वर्क करते हैं उसको उठाने के लिए वो पोटेंशियल एनर्जी बन के स्टोर हो जाता है, एंड इन इलेक्ट्रोस्टैटिक्स जो चार्जेस खुद से दूर जा रहे थे एक दूसरे से, उनको पास लाने में जो हमको वर्क डन करना पड़ता है, दैट इज स्टोर्ड एज पोटेंशियल एनर्जी. सो विद दैट बैकग्राउंड इन माइंड हम इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी को और अच्छी तरह समझते हैं. तो सबसे पहले वी हैव टू नो व्हाट इज द वर्क डन बाय एन एक्सटर्नल फोर्स जब इलेक्ट्रोस्टैटिक्स इन्वॉल्वड है. सो लेट्स टेक अ चार्ज प्लस Q1, पॉजिटिव चार्ज Q1 विच इज एट पॉइंट O, और इससे R1 डिस्टेंस दूर पे हम एक और पॉजिटिव चार्ज Q2 लेते हैं, राइट? अब क्लियरली क्योंकि ये दोनों पॉजिटिव चार्ज हैं, देयर विल बी अ रिपल्सिव फोर्स Fe जो Q2 को Q1 से दूर ले जाएगा, बिकॉज like charges repel each other. तो अगर मुझे Q2 को Q1 के पास लाना है, क्योंकि नेचुरली तो वो दोनों एक दूसरे से दूर जा रहे हैं, मुझे ऑपोजिट डायरेक्शन में एक F एक्सटर्नल फोर्स लगाना पड़ेगा, सो दैट Q2 कम्स क्लोजर टू Q1. तो ये फोर्स मैंने जब लगाया तो इट विल कम क्लोजर टू Q1. लेट से मैं R1 डिस्टेंस से उसे R2 डिस्टेंस तक ले आता हूं. अब R1 से लेकर R2 में जो वर्क डन है बाय द एक्सटर्नल फोर्स W एक्सटर्नल, उसको डिफाइन करते हैं एज इंटेग्रल F एक्सटर्नल डॉट dr फ्रॉम R1 टू R2. ये हमने मैकेनिक्स में वर्क डन का डेफिनेशन देखा था. वर्क डन होता है इंटेग्रल F डॉट dr फ्रॉम द इनिशियल पॉइंट टू द फाइनल पॉइंट. अब F एक्सटर्नल हैज टू बी माइनस ऑफ Fe, क्योंकि अगर Fe से रिपेल हो रहा है, उसको दूसरे डायरेक्शन में मूव करना है, मुझे ऑपोजिट फोर्स लगाना पड़ेगा सेम मैग्नीट्यूड का बट ऑपोजिट डायरेक्शन में. तो इसका मतलब यह है कि W एक्सटर्नल इज इंटीग्रल R1 टू R2. अब F एक्सटर्नल इज माइनस Fe, और Fe तो कूलम्स लॉ से हम जानते हैं इज नथिंग बट Q1 Q2 बाई 4 पाई एप्सिलॉन नॉट R स्क्वायर. इसका मतलब W एक्सटर्नल इज नथिंग बट इंटीग्रल R1 टू R2 माइनस Q1 Q2 बाई 4 पाई एप्सिलॉन नॉट R स्क्वायर dr. अब इसमें Q1 Q2 और एप्सिलॉन नॉट कॉन्स्टेंट्स हैं, 4 पाई भी कॉन्स्टेंट है, वो बाहर आ जाएगा. तो बेसिकली यू हैव टू इंटीग्रेट माइनस 1 बाय R स्क्वायर dr, और उसका इंटीग्रल होता है 1 बाय R, और लिमिट्स लगाने पे द वैल्यू ऑफ W एक्सटर्नल बिकम्स Q1 Q2 बाय 4 पाई एप्सिलॉन नॉट 1 बाय R2 माइनस 1 बाय R1. सो इसका मतलब यह है कि R1 से R2 अगर मुझे R1 डिस्टेंस से R2 डिस्टेंस तक एक चार्ज को मूव करना है, इसमें वर्क डन का एक्सप्रेशन कुछ इस प्रकार है. अब ये वर्क डन हम क्यों इवेल्युएट कर रहे हैं? ताकि हम इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी निकालें. तो हमने अभी अभी देखा था कि वर्क डन बाय एन एक्सटर्नल फोर्सेस Q1 Q2 बाय 4 पाई एप्सिलॉन नॉट 1 बाय R2 माइनस 1 बाय R1. अब थोड़ी देर पहले लेसन की शुरुआत में हमने देखा था कि वर्क डन इज स्टोर्ड एज पोटेंशियल एनर्जी. जो भी हम वर्क डन करते हैं वो फाइनल पोटेंशियल एनर्जी माइनस इनिशियल पोटेंशियल एनर्जी होता है. अब सो लेट्स टेक अ स्टेट ऑफ चार्जेस. इनिशियली वो इंफिनिटी पे था और फाइनली वो R पे आ गया. अब इसका मतलब क्या है? R1 इंफिनिटी है और R2 इज इक्वल टू R, जो फाइनल पोजीशन है. अब इंफिनिटी पे हम पोटेंशियल जीरो मानते हैं. ऐसा क्यों? इफ यू रिमेंबर, इवन इन मैकेनिक्स हम ग्राउंड का पोटेंशियल जीरो मानते हैं, क्योंकि हम इंटरेस्टेड हैं चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी में, नॉट इन द एक्चुअल पोटेंशियल एनर्जी. तो रेफरेंस फ्रेम के लिए किसी एक चीज को हम जीरो मान सकते हैं, और इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में हम हमेशा इंफिनिटी के पोटेंशियल को जीरो मानेंगे. तो इस केस में
what happens is W external then becomes U of R minus U of infinity, और U of infinity तो 0 है, इसका मतलब W of external is equal to U of R, और उसको हम ऊपर वाली एक्सप्रेशन में सब्स्टिट्यूट करें as R2 equals R and R1 is infinity, the value of potential at any point becomes, potential energy at any point becomes 1 by 4 pi epsilon naught Q1 Q2 by R. तो यही जो वर्क डन है दैट इज स्टोर्ड एज द पोटेंशियल एनर्जी. इफ यू नोटिस द एक्सप्रेशन, इस एक्सप्रेशन में अगर लाइक चार्जेस हैं, Q1 Q2 दोनों पॉजिटिव है या दोनों नेगेटिव है, तो U विल बी पॉजिटिव. और अगर अनलाइक चार्जेस हैं, एक पॉजिटिव है और एक नेगेटिव है, तो U विल बी नेगेटिव. नेगेटिव U का मतलब यह है कि हमको वर्क करने की जरूरत नहीं है, वो खुद ब खुद पास में आ जाएंगे, विच इज ऑब्वियस, क्योंकि लाइक चार्जेस वैसे भी एक दूसरे को अट्रैक्ट करते हैं. सो यू डोंट रियली नीड टू डू अ लॉट ऑफ वर्क टू गेट देम टुगेदर. प्लीज रिमेंबर, पोटेंशियल एनर्जी एक स्केलर क्वांटिटी है, इट्स नॉट अ वेक्टर क्वांटिटी, और उसकी एसआई यूनिट जूल होती है. नाउ लेट्स टेक अ सिस्टम ऑफ चार्जेस. टू चार्ज सिस्टम के लिए तो हमने देख लिया पोटेंशियल एनर्जी क्या होता है. We saw that if there are two charges Q1 and Q2 separated by a distance R12, the potential energy of this two charge system is Q1 Q2 by 4 pi epsilon naught R12. अब मैं अगर एक तीसरा चार्ज ले आ जाऊं जो इन दोनों चार्जेस से R23 and R13 डिस्टेंस पे सिचुएटेड है, तो what does the potential energy of the whole system become? So because potential energy is a scalar quantity, right? Because energy, work सारे scalar quantities हैं, तो पोटेंशियल एनर्जी को इंडिविजुअली ऐड किया जा सकता है. स्केलर्स कैन बी एडेड एंड हेंस द टोटल पोटेंशियल एनर्जी U इज U12 प्लस U13 प्लस U23. U12 क्या होगा? Q1 Q2 by 4 pi epsilon naught R12. U13 क्या होगा? Q1 और Q3 को भी वैसे ही ट्रीट करना है जैसे Q1 और Q2 को ट्रीट किया था हमने, तो U13 हो जाएगा Q1 Q3 by 4 pi epsilon naught R13 and U23 would be Q2 Q3 by 4 pi epsilon naught R23. Hence, थ्री चार्ज सिस्टम के लिए हम क्या करेंगे? पेयर्स लेंगे और हर पेयर का पोटेंशियल एनर्जी निकालेंगे टू चार्ज सिस्टम के फॉर्मूले से, और सारे ऐसे पेयर्स का पोटेंशियल एनर्जी हम ऐड कर देंगे, बिकॉज पोटेंशियल एनर्जी इज अ स्केलर क्वांटिटी. अगर फोर चार्ज सिस्टम हो जाए, अगेन यू हैव टू डू द सेम थिंग. अब और थोड़े पेयर्स बन जाएंगे, इस केस में 6 पेयर्स बनेंगे, and hence the total potential energy will be the sum of the individual potential energy of each of these sets of pairs. और वो एक्सप्रेशन कुछ ऐसा बड़ा दिखेगा. Again, you can do this because potential energy is a scalar quantity. आइए कॉन्सेप्ट टेस्ट देखते हैं. If an electric field is given to be 5 I cap plus 4 J cap plus 6 K cap Newton per coulomb, what is the electric flux through a surface having an area vector I cap plus 2 J cap plus 3 K cap meter square? वीडियो यहाँ पे पॉज करें और सवाल खुद ट्राई करें. आइए सॉल्यूशन देखते हैं. हमने पिछले वीडियो में इसका फॉर्मूला पढ़ा है. फाई जो आता है इलेक्ट्रिक फ्लक्स वो E डॉट S होता है. हमको यहाँ पे E वेक्टर पता है और S वेक्टर पता है, तो उसके डॉट प्रोडक्ट निकालेंगे तो सीधा सीधा आ जाएगा 31 न्यूटन पर कूलम पर मीटर स्क्वायर. आइए एक सॉल्व एग्जाम्पल देखते हैं. Charge Q is placed at the center of a sphere of radius capital R. Find the flux of the electric field through the surface of the sphere due to the enclosed charge. तो ऐसा कुछ डायग्राम बन के आ रहा है. इसमें हमने ds वेक्टर यहाँ पे ले लिया है, अंदर चार्ज Q है और ये इसका n कैप वेक्टर हो जाएगा. हम अज्यूम करते हैं कि चार्ज पॉजिटिव है, तो रेडियली आउटवर्ड आपको इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस यहाँ पे जाती हुई दिख रही हैं. नाउ लेट अस अज्यूम Q इज पॉजिटिव, तो d फाई अगर हम निकालते हैं तो E डॉट ds आएगा. अब हम जानते हैं कि E वेक्टर और N वेक्टर पैरेलल हैं, क्योंकि रेडियली आउटवर्ड ही इलेक्ट्रिक फील्ड होती है पॉजिटिव चार्ज के लिए, और एक क्लोज सरफेस के लिए हम पढ़ चुके हैं कि आउटवर्ड नॉर्मल जो होता है वही होता है उसका एरिया वेक्टर का डायरेक्शन. तो इस केस में सिंस एक स्फीयर के अंदर रखा हुआ है, तो आउटवर्ड नॉर्मल इज सेम एज रेडियली आउटवर्ड. तो फिर हमारे पास आ गया E वेक्टर पैरेलल टू N वेक्टर, मतलब कि इनके बीच में थीटा बराबर 0 डिग्री हो गया. तो फाई का इंटीग्रल मैं करूंगा E इंटू ds इंटू कॉस 0, क्योंकि E डॉट ds निकाल रहे थे. कॉस 0 1 होता है, तो सिंपली फाई की वैल्यू आ गई E, जो कि कांस्टेंट वैल्यू है, वो यूनिफॉर्म है, इंटीग्रल ds, मतलब कि E इंटू एरिया करेंगे सिंपली हम.
तो ई की वैल्यू के क्यू बाय आर स्क्वायर होती है। स्फीयर का रेडियस कैपिटल आर है, तो इस पे इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू के क्यू बाय आर स्क्वायर होगी इनटू डीएस का इंटीग्रल, मतलब कि टोटल सरफेस एरिया, जो कि स्फीयर के लिए होता है 4 पाई आर स्क्वायर। इसको हम कैलकुलेट करते हैं तो हमारे पास फाई की वैल्यू आती है 4 पाई के क्यू या फिर क्यू बाय एप्सिलॉन नॉट। तो ये आपको वैल्यू याद रखनी है। एक अगर चार्ज एनक्लोज है रेडियस आर के स्फीयर में या फिर किसी भी क्लोज सरफेस में, तो उसके टोटल फ्लक्स की वैल्यू क्यू बाय एप्सिलॉन नॉट आती है।